हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम रामशरण शर्मा सर के अकॉर्डिंग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे थे, तो हमने बौद्ध धर्म तक इसको पढ़ लिया है। बौद्ध धर्म के 2 पार्ट मैंने बनाए थे और इसके बाद एक फैक्चुअल तथ्यात्मक एक मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन मैंने सोचा कि अब जो है मैंने कहा भी था कि रामशरण शर्मा सर के अकॉर्डिंग जब बौद्ध धर्म हम पढ़ लेते हैं तो उसके पश्चात शुरुआत होती है महाजनपदों की। तो महाजनपदों का उदय कैसे होता है, जनपद कैसे बनते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी थी, वो सारी की सारी बात यहाँ पर जानने वाले हैं। और कुल मिलाकर के कितने महाजनपद थे और उन महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, उन महाजनपदों की राजधानी कहाँ थी। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, PYQ देख सकते हैं। उनमें इससे रिलेटेड बहुत कई सारे क्वेश्चन जो हैं कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आज महाजनपद काल एवं प्रथम मगध साम्राज्य की। मैंने हेडिंग भी हूबहू वही लिया है जो कि रामशरण शर्मा सर की बुक में दिया गया है। हालांकि मैं मैटर को पूरा लेंथी नहीं करता हूं, बट उसका एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि कोई बात छूट जाएगी, कुछ भी छूटता नहीं है, बस उसको मैं आपको समझा देता हूं शब्दों में। और जो मेन तथ्य हैं उनको मैं आपको बोर्ड पर मेंशन करके बता भी देता हूं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पहली बात ये आती है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू होने से परिवर्तन होते हैं। तो ये कौन कौन से परिवर्तन हैं, उन होने वाले परिवर्तनों की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसके पहले पाषाण काल की बात की, फिर इसके बाद हमने वैदिक धर्म को पढ़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी थी, ठीक है। जब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की तो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन वैदिक धर्म के उपरांत वैदिक धर्म के मतलब उत्तरार्ध में जब हम कहें उत्तर वैदिक काल का समय चल रहा था, उसके पश्चात क्या होता है कि लोहे की खोज होती है। और अतरंजी खेड़ा जो है एक जगह है जहाँ से बहुतायत में लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो आप सोचिए दोस्तों कि जब लोहे की खोज हो जाएगी, क्योंकि पहले तो कांसा और तांबा यही सब चलता था, पत्थर के औजार चलते थे, लेकिन लोहे की खोज हो जाने की वजह से बहुत बड़ी एक क्रांति आती है। और ये लोहा मुख्य रूप से किन किन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है, और ये कह सकते हैं कि एक तरीके से नगरीकरण का कारण भी बनता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद फिर ग्रामीण सभ्यता आई, और ग्रामीण सभ्यता के बाद दूसरा जो नगरीकरण आता है, नगरीय क्रांति आती है, वो हम महाजनपद काल में या बुद्ध काल में देखने को पाते हैं, ठीक है। तो 5वीं 6वीं सदी जो है ईसा पूर्व, यही तो इसी समय जो है जनपदों का उदय होता है। और जनपदों के उदय के पीछे का कारण भी ये लोहा ही था। तो अगर मोटा तौर पर देखें कि अगर हम लोहे को केंद्र बिंदु में रख दें तो सारी की सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। अर्थात आप लोहे को लीजिए कि लोहा एक नई धातु जो है वो खोजी गई है, और इस लोहे का प्रयोग अब उस समय के समाज में किस तरह से होगा, उस समय की परिस्थितियों में इस लोहे का उपयोग किस तरह से होगा, क्या क्या परिवर्तन देखने को आएंगे। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो मुझे लगता है टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका ये होता है कि जो मुख्य बात होती है, जो केंद्र की बात होती है, आप उस पर अटैक करिए, आप उसको पकड़िए। उसको पकड़ने के बाद उसके आसपास की जो परिधि वाली चीज़ें होती हैं वो अपने आप समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो लोहे की जब खोज हो जाती है, लोहे का बहुतायत में प्रयोग शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आप सोचिए कि जो सैनिक वर्ग था, सैनिक वर्ग जो कि पहले क्या करता था कि जिसके पास बहुत अच्छे औजार नहीं हुआ करते थे, तो अब उसको लोहे की तलवार मिल गई है ना, भाला है, और भी जो औजार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो अब लोहे के धातु के बनने शुरू हो गए, जो कि कठोर होता है, ठीक है, मजबूत होता है, कठोर होता है। तो ऐसे में जो योद्धा वर्ग था, जो क्षत्रिय वर्ग था, उसका क्या हुआ? कद बढ़ा। कद बढ़ा का मतलब ये है कि अब उसके पास तलवार आ गई लोहे की, और मजबूत तलवार, मजबूत औजार आ गए। और सिर्फ औजारों में ही नहीं, बल्कि जैसे रथ हैं उनमें भी, जैसे कवच है उनमें भी, बाण का जो नुकीला बाणाग्र वाला हिस्सा होता है उसमें भी लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। तो ऐसे में अब योद्धा वर्ग का महत्व बढ़ गया, योद्धा अब ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। दूसरी बात और क्या होगी, इसके बाद और क्या हो सकता है, जैसे कृषि जो उपकरण थे वो लोहे के बनना शुरू हुए। तो जो कि हम देखते भी हैं, उत्तर वैदिक काल तक हम देखते हैं कि जो है निर्वाह कृषि होती थी, अर्थात सिर्फ उतना उत्पादन होता था जिससे कि परिवार
चल जाए। लेकिन जब लोहे की खोज हो जाती है तो गहराई तक खेत को जोता जा सकता था, अच्छे से बुआई जुताई सब कुछ हो सकती थी, कटाई हो सकती थी, क्योंकि लोहा जो है इन सारी कृषि उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण धातु साबित होने लगा था। तो ऐसे में अब क्या हुआ कि उत्पादन बढ़ा, अर्थात एक समय ऐसा था जब निर्वाह कृषि होती थी। निर्वाह कृषि का मतलब क्या है कि जिस जीवन जीने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, वो निर्वाह कृषि अब अधिशेष कृषि में बदल जाती है। अधिशेष का मतलब क्या होता है, एक शब्द आता है इकोनॉमिक्स में, अधिशेष। अधिशेष का मतलब होता है जब उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाए कि अगर आप उसका उपभोग भी कर लें, अर्थात उसका उपयोग भी कर लें, उसके बावजूद वो बच जाए, तो वो जो बचा हुआ भाग होता है वो अधिशेष होता है। तो यहाँ पर अधिशेष व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, निर्वाह कृषि के बाद में ये चीज़ आती है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा, किसान उन्नत होंगे, है ना, किसान उन्नत होंगे, उत्पादन अधिक हो रहा है, उनके पास ढेर सारा अनाज आ रहा है और वो जो है बेच भी रहे हैं, और यहाँ पर व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं, जो वाणिज्यिक गतिविधियाँ हैं, वो भी शुरू हो जाती हैं। आप किसी चीज़ को कब बेचेंगे, आप किसी वस्तु को, किसी खाद्यान्न को तब बेचेंगे जो आपके पास अधिक मात्रा में होगा। अगर कम पैदावार हुई है और आप सिर्फ उतना ही खेती में हुआ जितना आप यूज कर सकते हैं, जितना आपके लिए ज़रूरी है, तो ऐसे में आप बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब अधिक उत्पादन होगा तो आप उसको बेचेंगे, तो बेचने में क्या होगा, व्यापारिक गतिविधियां शुरू होती हैं, व्यापार शुरू होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में किसान उन्नत होते हैं, क्योंकि अब किसान बेच रहे थे। जब किसान उन्नत होते हैं तो ऐसे में क्या होता है, व्यापारी भी उन्नत होते हैं। इसके साथ साथ और एक दूसरी चीज़ ये है कि जो एक तंत्रात्मक जो व्यवस्था थी, जो शासक वर्ग था, वो भी मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि शासक वर्ग जो था, जो राजा हुआ करता था, वो तो जैसे आज भी अगर देखा जाए तो किसी भी देश का कोई भी जो है मुखिया हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जो सबसे शक्तिशाली होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की व्यवस्था है। तो ये सारा शासन जो है, देश का शासन संचालन कैसे होता है, ये नागरिकों के द्वारा दिए गए टैक्स के आधार पर होता है। ठीक है, टैक्सेशन व्यवस्था शुरू होती है। तो यहाँ पर अब शासक भी मजबूत होता है, क्योंकि अब उसके पास भी अधिक अनाज आता है, वो अनाज इकट्ठा करता है, उसका भंडारण करता है, संग्रह करता है, और वो उसके सैनिकों की खुराक के लिए हो जाता है। उसके साथ साथ जो है उसको बेचता भी है। ठीक है, तो अब बेचने का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह पर, एक प्रांत जनपद से दूसरे जनपद पर, इस तरीके से आवागमन भी होता है। आवागमन के लिए जो है पहिया बनते हैं, पहिए में अब लोहे का उपयोग शुरू हो गया था, रथ बनना शुरू हो गए थे। तो ऐसे में पूरा का पूरा एक माहौल ही बदल जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत होना शुरू हो जाती है। तो किसान उन्नत हुआ, राजा उन्नत हुआ, वाणिज्यिक गतिविधियां तेज होती हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि गांव और शहर मजबूत हुए। ठीक है, गांव और शहर, जब किसान मजबूत होगा तो उसका घर मजबूत होगा, और ऐसे कई सारे किसान जब एक गांव में रहते हैं तो पूरा गांव मजबूत होगा, और गांव मिलकर के क्या बनाते हैं, जनपद बनाते हैं, तो जनपद मजबूत होगा तो पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। तो आज भी हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंड थी, बहुत पहले से डिपेंड है। प्राचीन काल देखिए, आप हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, प्राचीन काल से निर्भरता जो है कृषि पर ही है, और ये जो है रीढ़ की हड्डी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कि यही इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर कृषि का उत्पादन अच्छा होगा तो ऐसे में उद्योग भी बढ़ेंगे, जो व्यवसायी हैं वो भी मजबूत होंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी मिलेगा, तो पूरा सिस्टम ही मजबूत हो जाएगा। तो ये चीज़ को पॉलिटिशियन को समझना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा होती है लोगों की, है ना। तो ऐसे में गाँव शहर उन्नत होते हैं, शासक उन्नत होता है। तो अब जो है एक समय वो था कि जब कबीले हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब धीरे धीरे शहर बनना शुरू होते हैं, गांव मजबूत होते हैं, गांव मिलकर के एक जनपद का निर्माण करते हैं, और कई जनपद मिलकर के फिर एक हमारे सामने महाजनपद के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और उस महाजनपद का एक राजा होता था। वो राजा जो है, जब जनता मजबूत तो फिर वो राजा मजबूत। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चक्र देखिए, शासन संचालन, देश की आर्थिक गतिविधियाँ वो आम आदमी के भरोसे चलती हैं। जो किसान और मजदूर हैं, जो सबसे निचले तबके के व्यक्ति हैं, वही तो सारे ऊपर के तबके को संभाले हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अब ऐसे में जो सबसे ऊपर वर्ग का है, जो सबसे ऊपर है, उसे इस बात को समझना चाहिए कि जिसके ऊपर हम हैं उसकी वजह से है, तो हम कम से कम उसको कमज़ोर ना होने दें। हम तो ऊंचाई पे हैं, हम तो बहुत धनवान हो गए हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन ये पैसा भी ये किसकी वजह से है, वो उन कामगारों की वजह से, उन किसानों की वजह से है। तो अगर इस चक्र को बनाए रखना है तो हमें वो जो नींव है, नींव का जो वर्ग है, जो मजदूर और किसान वर्ग है, उसको मजबूत बनाए रखना होगा।
मजबूत बनाए रखना होगा, तभी हम टिक सकते हैं उस नींव पर। लेकिन होता क्या है कि उस कमज़ोर वर्ग का वो कमज़ोर नहीं है, लेकिन वो समस्या ये है कि उसको कमज़ोर बना दिया गया है, जबकि पूरा शासन संचालन, पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था उसी पर टिकी होती है। तो कमज़ोर कैसे है? पूरे देश के हर एक चीज़ का वजन वो अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। तो हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत है, उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, और लोड रख देते हैं, और ज़्यादा वजन रख देते हैं, तो बेचारा वो उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसे में हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है, हर एक चीज़ की एक चेन होती है। जैसे आपके पास अगर एक माला है, एक मूंगे की माला है, उसका अगर एक मूंगा निकाल दीजिए तोड़ करके, तो पूरा माला बिखर जाएगा। उसी प्रकार अगर जो नींव है, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, अगर उनको आप कमज़ोर कर देंगे, उनको अगर आप धराशायी कर देंगे, तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा सकती है। इस बात को समझना चाहिए जो हमारे देश के नियम बनाने वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे में महाजनपदों का उदय होता है। ये जनपद जो हैं, ये जनपद बढ़ करके महाजनपद बनते हैं। और ऐसे में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है अंगुत्तर निकाय है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अंगुत्तर निकाय में जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें पाणिनि की, जिसकी रचना है अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लगभग 450 ईसा पूर्व में 450 जनपदों का उल्लेख किया है, जो कि मुख्यतः जो है विंध्यन पर्वत श्रेणी के उत्तर भाग में थे। ज़्यादातर जो है वो विंध्यन श्रेणी के उत्तर भाग में थे। अभी हम मैप में इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अधिकतर विंध्य में थे। निर्वाह आधारित उत्पादन आपने देख ही लिया। और ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि वो एक अलग की बात है कि बाद में मगध जो है साम्राज्य, या मगध जो महाजनपद है, वो लगभग सभी के सभी जनपदों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। लेकिन पहले जैसे काशी की बात करें, ये भी काफ़ी मजबूत था। जब जैसे हम वज्जी की बात करें, ये भी काफ़ी मजबूत था। यहाँ पर आपने अवंती देखा, कौशल देखा, वत्स देखा, तो ये काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद हुआ करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि मगध जो है सब पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है। ठीक है, मौर्य वंश आप पढ़े ही होंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये मैप के थ्रू 16 के 16 महाजनपदों को हम देखेंगे। और इस तरीके से पढ़ने में क्या होता है कि रियल की लोकेशन जो है हमें पता रहती है, और जो है याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। क्योंकि रटना, हर चीज़ को रटना बहुत मुश्किल बात है। आप दिमाग में कितना रट करके रखेंगे, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट उसका बना करके रखे हैं। अब ये चित्र जो है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है चित्रों को, कहानियों को, दृश्यों को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। दिमाग, हमारी मेमोरी में ज़्यादा स्थायी रूप में वो चीज़ें रहती हैं। तो चित्र के माध्यम से, मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे, तो आपको वो जो नॉलेज है वो स्थायी रहेगा। तो यहाँ पर हम 16 महाजनपदों की बात करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, 16 महाजनपदों की शुरुआत जो है हम सबसे पहले पूर्व से और पश्चिम की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने अलग अलग रंग से भी यहाँ पर बना रखा है। जैसे यहाँ पर ब्लैक के ऊपर जो रेड वृत्त बना हुआ है, ये बिहार, आधुनिक जो बिहार है वहाँ पर पाए जाने वाले महाजनपदों की बात की गई है। तो जैसे हम वज्जी की बात करें, तो वज्जी जो है, जिसकी राजधानी वैशाली थी, वर्तमान के जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले हैं, ये इनका क्षेत्र हुआ करता था वज्जी महाजनपद का। और उसके जस्ट थोड़ा सा और जो हम दक्षिण की तरफ आएंगे, तो एक जनपद पड़ता है अंग। अंग की राजधानी थी चंपा, और आधुनिक जो बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले हैं, ये अंग महाजनपद में आते थे। ठीक है, तो ये राजधानी आप जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद इसके जस्ट दक्षिण में आएंगे तो मगध पड़ता है। वर्तमान का जो है पटना और जो शाहाबाद का कुछ क्षेत्र है, वो जो है मगध महाजनपद में आता था। और आगे चल करके बाद में एक मगध साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है, जिसकी हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, और लगभग सभी महाजनपदों पर यह वर्चस्व स्थापित करता है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वर्तमान आधुनिक बिहार के क्षेत्र में निम्न में से कौन कौन से महाजनपद पड़ते थे, तो 3 महाजनपद थे। अगर हम आधुनिक बिहार की बात करें तो वज्जी, अंग और मगध। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले ये कि सबसे
पूर्वी महाजनपद कौन सा था, तो सबसे पूर्वी था अंग। हालांकि यहाँ पर लोकेशन आप थोड़ा सा ऐसा देख पा रहे होंगे कि हो सकता है आपको ना लगे ऐसा, पर अंग जो है वो सबसे पूर्वी महाजनपद था जिसकी राजधानी थी चंपा। इसके बाद जब थोड़ा सा और हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिम की तरफ बढ़ने पर वज्जी के सीमा पर जो है एक महाजनपद पड़ता है जो मल्ल कहलाता है। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि 16 महाजनपदों की राजधानी निम्न में से कौन सी है, और ऐसे इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद पड़ते थे। वर्तमान का जो यूपी है उसमें से कुल कितने महाजनपद थे 16 में से। तो ये आप PYQ देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए यूपी का मैप भी बना रखा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जो महाजनपद हैं 16 में से, अर्थात आधे महाजनपद तो सिर्फ उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि वज्जी जो महाजनपद है उससे लगा हुआ है एक महाजनपद मल्ल। ठीक है, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा। कुशीनारा जिसे हम बौद्ध ग्रंथों में पढ़ते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये मल्ल महाजनपद में ही ये क्षेत्र पड़ता है, और देवरिया और बस्ती, वर्तमान का जो देवरिया और बस्ती का क्षेत्र है वो मल्ल महाजनपद में आता था। उसके थोड़ा सा हम जब दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर काशी जो है महाजनपद पड़ता है जिसकी राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, काशी की राजधानी क्या थी प्राचीन काल में? वाराणसी। और काशी जो महाजनपद है वो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि जो कोशल महाजनपद था, यूपी में ही था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, उसने क्या किया कि इसको पराजित करके इस पे यहाँ पर अपना शासन कर लिया, अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया जाता है काशी को। नहीं तो काशी भी एक स्वतंत्र जब महाजनपद था, स्वतंत्र राज था, तो काफ़ी शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, तो काशी हो गया, मल्ल हो गया। और जब हम फिर उत्तर की तरफ बात करते हैं तो जैसे मैंने कौशल की बात की, कौशल। ठीक है, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और वर्तमान का जो गोंडा बहराइच सीमा पर सहेत महित नामक जगह पड़ती है उसे हम श्रावस्ती के नाम से या कौशल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौशल महाजनपद में ही 2 महत्वपूर्ण स्थान पड़ते हैं, एक का नाम है कपिलवस्तु और दूसरा है लुम्बिनी। ठीक है, आपको पता होगा कि माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म इसी लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये लुम्बिनी और कपिलवस्तु जो है वो भी कौशल महाजनपद में ही पड़ता था। उसके जस्ट थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर एक महाजनपद पड़ता है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद, वर्तमान का जो प्रयागराज है उसके बगल में आप देखेंगे कि कौशाम्बी पड़ता है। तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था एक समय। और ऐसा माना जाता है कि जो कुरु थे, अर्थात जो हस्तिनापुर के जो कुरु वंश के लोग थे, वही वहाँ से जो है यहाँ पलायन करके इस जगह पर आते हैं, वत्स नामक जगह पर आते हैं, महाजनपद का निर्माण करते हैं। और यहाँ आने के पीछे कारण बताया जाता है क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता था कि नदियों के किनारे ही बस्तियाँ बसती थी, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों के लिए जो है नदी जो है उपयोगी रहती थी, लाभदायक रहती थी। इसलिए जनपदों का, शहरों का, नगरों का जो उदय हुआ वो नदी घाटियों में ही हुआ है, नदियों के किनारे ही हुआ है। ठीक है, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी प्रयागराज के पास में पड़ता है। उसके बाद जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे, कौशल के थोड़ा सा पश्चिम में देखेंगे तो एक पड़ता है पांचाल। ठीक है, पांचाल जो है जिसकी राजधानी अहिच्छत्र और कौन सी है? काम्पिल्य। अहिच्छत्र और काम्पिल्य जिसकी 2 राजधानियां थी पांचाल की। और ये वर्तमान का जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है वो प्राचीन समय में पांचाल महाजनपद कहलाता था। राजधानी मैंने अहिच्छत्र और काम्पिल्य आपको पहले ही बता दी। ठीक है, आपने कुरु पांचाल पढ़ा होगा। इसके बाद जब थोड़ा सा और इधर आते हैं पश्चिम की दिशा में तो एक महाजनपद पड़ता है सूरसेन। ये सारे के सारे यूपी वाले महाजनपदों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सूरसेन जो पड़ता था महाजनपद, जिसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, तो मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। और इसके बाद जब इधर देखिए जो ललितपुर का क्षेत्र है, ललितपुर में, आज के ललितपुर में प्राचीन समय का एक महाजनपद था चेदी, जिसकी राजधानी थी शुक्तिमती। और ये जो बांदा वाला क्षेत्र पड़ता है ना बुंदेलखंड का, वो क्षेत्र जो है आज का बांदा उस समय का शुक्तिमती था, अर्थात चेदी महाजनपद का राजधानी थी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? शुक्तिमती है। इसके बाद 7 तो ये हो गए यूपी में पड़ने वाले महाजनपद। फिर इधर आप देखेंगे कि दिल्ली बॉर्डर पे कुरु
कुरु नाम का एक महाजनपद पड़ता है, ठीक है, कुरु, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। और यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, आपने महाभारत देखा होगा, तो कुरु पांचाल ये वही वाला क्षेत्र है, दिल्ली और मेरठ का, ठीक है। और यहीं से जो है ये कुरुवंशी यहाँ वत्स चले जाते हैं, कुछ लोग, एक शाखा इनकी यहाँ पर चली जाती है। तो ये बॉर्डर पे है, ठीक है, ये बॉर्डर पे है, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे है। तो मेरठ का कुछ हिस्सा और कुछ दिल्ली का जो हिस्सा है वो कुरु महाजनपद में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा एक चीज, जैसे यहाँ पर आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि ज्यादातर उत्तर भारत में ही यह महाजनपदों का उदय हुआ। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इस वाले एरिया पे जो है, इस वाले एरिया पे ऐसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को माना जाता है कि ये बाकी के प्रायद्वीपीय भारत से जो है उत्तर भारत को अलग करता है, एक सीमा रेखा है। प्राचीन काल के समय में जो भौगोलिक जो जगहें होती थी, भौगोलिक जो आकृतियां होती थी, उन्हीं के आधार पर जो है विभाजन होता था, उन्हीं के आधार पर रास्ते निर्धारित किए जाते थे। जैसे कि आपने उत्तरापथ और दक्षिणापथ पढ़ा होगा, ठीक है, रेशम मार्ग आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ये उत्तर भारत का मैदान और ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो आप देख रहे हैं कि विंध्याचल की ज्यादातर, विंध्य पर्वत की ज्यादातर उत्तर में ही महाजनपदों का उदय हम देखने को पाते हैं। और इसके पीछे का तर्क हम ये कह सकते हैं कि ये जो उत्तर भारत का मैदान है, जो कि हम कह सकते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब का क्षेत्र है, जो मैदान है इनका, इसे मैदानी क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी का बोलबाला है। जलोढ़ मिट्टी बहुतायत में है और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं जो सदाबहार नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, और चाहे गंडक की बात करें, कोसी की बात करें, रामगंगा की बात करें, शारदा, काली, तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं, यमुना। तो ये नदियाँ जो हैं बाढ़ में बहुत सारा जो है मिट्टी बहा करके लाती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ पर कृषि उत्पादन बहुत अच्छे से होता था, तो टैक्स जो है राजा को अच्छे से मिलता था। यही एक वजह थी कि 16 महाजनपद जो है ज़्यादातर हम विंध्य पर्वत के ऊपर ही देखते हैं। ऐसा हम तर्क या अनुमान हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने 8 जो महाजनपद हैं यूपी के, उनकी बात कर ली। और उसके पश्चात कुछ छुटपुट, जैसे कि मत्स्य की बात करें, ये राजस्थान के क्षेत्र में है। जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। उसके बाद जो मालवा का पठार क्षेत्र है विंध्य पर्वत श्रेणी के पास में, ये अवंती एक महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां थी, एक माहिष्मती और एक उज्जैन। कालांतर में चल करके माहिष्मती से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण उज्जैन जो है नगरी हो जाती है। आप पढ़ते भी होंगे, जब हम गुप्त वंश पढ़ते हैं तब आप देखिए उज्जैन का कितना बड़ा महत्व था। तो अवंती की 2 राजधानी थी, एक थी उज्जैन और दूसरी थी माहिष्मती। माहिष्मती का नाम आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा। तो रियल में एक राजधानी थी अवंती की, माहिष्मती। उसके बाद जब हम दक्षिण में जाएंगे तो एक पड़ता है अस्मक या अस्सक, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या थी, पोटन या पाटल, ऐसे इसकी राजधानी बताया जाता है। तो ये हमने देखा यहाँ पर। इसके पश्चात जब हम और जाएंगे इस क्षेत्र में, जैसे ये तो दिल्ली बॉर्डर की बात हमने यहाँ पर कर ली। अब जम्मू कश्मीर, आज के जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एक कंबोज पड़ता था, ठीक है, कंबोज महाजनपद पड़ता था जिसकी राजधानी थी हाटक, ठीक है। और वर्तमान को जो राजौरी पुंछ वाला, राजौरी हाजरा पुंछ वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, वो उस समय का कंबोज महाजनपद कहलाता था, राजधानी हाटक थी, ठीक है। उसके पश्चात ये जो गांधार महाजनपद था, ये वर्तमान के पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। और पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर जो हैं, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और तक्षशिला महाविद्यालय जो है प्राचीन काल का एक बहुत ही विख्यात जो है महाविद्यालय था, जहां पर चाणक्य जैसे विद्वान जो है कह सकते हैं ऋषियों ने या ब्राह्मणों ने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा फिर यहाँ पर गुरु बने, वो, ठीक है, आचार्य बने। तो ऐसे आचार्य जो कि तक्षशिला महाविद्यालय में पढ़ाते थे, ये तक्षशिला गांधार की राजधानी हुआ करती थी। तब जो है अखंड भारत था। ये तो बहुत बाद की बात है, जब पाकिस्तान यहाँ पर हम एक निकल करके आता है, ठीक है। हमारे से ही एक छोटा सा बच्चा निकाल करके पाकिस्तान बनाया जाता है। इसी पाकिस्तान में गांधार नामक, वर्तमान पाकिस्तान में गांधार नामक जो है महाजनपद पड़ता था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो हमने यहाँ पर देख लिए कुल 16 के 16 जो महाजनपद हैं, उनको हमने उनकी लोकेशन देखी, हमने उनकी राजधानियाँ देखी, ठीक है। अगर आपको किसी राजधानी कोई छूट गई हो तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप उसकी राजधानी को याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना पहले पार्ट में महाजनपद काल एवं प्रथम मगध साम्राज्य के पहले पार्ट में हमने 16 महाजनपदों के बारे में जाना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि मगध साम्राज्य कैसे इतना शक्तिशाली साम्राज्य बना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।